नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया, आपके साथ मैं दीपिका सिंह। सरकार के 9 साल पूरे होने पर प्रधानमंत्री मोदी ने ट्वीट किया है। राष्ट्र के विकास के लिए 9 साल का अटूट समर्पण है। हर कदम पर लोगों की बेहतरी के लिए हमने काम किया। पीएम मोदी ने अपनी बातें कही हैं, हम आगे और भी अधिक मेहनत करते रहेंगे। तो 9 साल बेमिसाल, उसी के साथ साथ प्रधानमंत्री का ट्वीट भी देख लीजिए। तो प्रधानमंत्री मोदी ने ट्वीट किया है और हम आगे भी और अधिक मेहनत करते रहेंगे। 2014 से संभालने के बाद सत्ता, इसके बाद दोबारा भारी बहुमत से बीजेपी ने केंद्र में अपनी सरकार बनाई और 9 साल पूरे हुए हैं। हर कदम लोगों की बेहतरी के लिए है, ये बातें कहते हुए प्रधानमंत्री नजर आए हैं। और इसी के साथ साथ कई मीटिंग हुई हैं, कई बैठकें हुई हैं। तमाम जो बीजेपी के मुख्यमंत्री हैं उनसे विचार विमर्श किया गया है, मुलाकातें हुई हैं। क्योंकि आगे भी हम देखें तो विधानसभा चुनाव होने हैं और हर मायने में देखिए ये वो ट्वीट भी सामने आ गया है जब प्रधानमंत्री मोदी ने ट्वीट किया है और ट्वीट करके अपनी जनता को आभार भी व्यक्त किया। टुडे एज वाज अ कंप्लीट 9 years in the service to the nation, I am filled with the humility and the gratitude. Every discussion made, every action taken has been guided by the desire to improve the lives of first people. We will keep working even harder to build a developed India. तो कुल मिलाकर देखिए किस तरीके से राष्ट्र के विकास के लिए ये प्रधानमंत्री मोदी का ये ट्वीट। तो हर कदम लोगों की बेहतरी के लिए ये कदम उठाया गया। कि 9 साल पूरे होने पर प्रधानमंत्री मोदी का ये ट्वीट, उस ट्वीट को लगातार दिखाया जा रहा है। तो 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी ने अपनी तैयारियां तेज कर दी है। 1 महीने तक देश भर में महासंपर्क अभियान चलाया जाएगा, लोगों से जुड़ा जाएगा, उनसे बातचीत की जाएगी। इसके जरिए मोदी सरकार 9 साल की तमाम जो उपलब्धियां हैं उसे जनता तक लेके जाएगी, जनता तक पहुंचाएगी। तो नरेंद्र मोदी सरकार के 9 सालों के कामकाज के प्रचार प्रसार के लिए आपको बता दें बीजेपी ने हिंदी, अंग्रेजी के अलावा कई राज्यों की भाषाओं पर प्रचार प्रसार किया है। देखिए हम तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, प्रचार की नजर है और डगर है 2024 पर किस तरीके से नजर होगी। मोदी सरकार के 9 साल पूरे होने पर बीजेपी का एक बड़ा मेगा प्लान तैयार किया गया है और बीजेपी इस बाबत कह रही है कि तमाम लोगों से जुड़ेंगे, विचार विमर्श करेंगे। देखिए मोदी सरकार के 9 साल पूरे हो रहे हैं, हम आपको लगातार ये बता रहे हैं वो मेगा प्लान क्या है। क्योंकि तमाम सीएम से मुलाकात हो रही है अलग अलग हिस्सों में, जिस तरीके से बताया जा रहा है वो मेगा प्लान क्या है हम आपको बता रहे हैं। अलग अलग हिस्सों में करीब 51 बड़ी जनसभाओं की योजना है। इन 51 बड़ी जनसभाओं के जरिए विकास किस तरीके से हो रहा है इसके बारे में बताया जाएगा। अलग अलग हिस्सों में करीब 51 बड़ी जनसभाएं करने की योजना रखी गई, जैसे कि जनता जो है वो केंद्र की तमाम योजनाओं को समझे, जाने और पहचाने। तो लगभग 51 बड़ी योजना की जाएगी। अच्छा, अभियान की शुरुआत कब से होगी जरा ये भी जान लीजिए। ये अभियान जो है 30 मई से 30 जून के बीच चलेगा। 30 मई से 30 जून यानी कि लगभग 1 महीने का जो अंतराल है ये रखा जाएगा। इस 1 महीने के भीतर ये बड़ा अभियान चलेगा और इस अभियान से, ये अभियान जो है 30 मई से 30 जून के बीच, यानी कि हम कुल मिलाकर आपको बता रहे हैं लोगों से सीधा तारुफ करना, लोगों से मुलाकात करनी, जानना है, समझना है, ये बताना है कि 9 साल में हमने क्या काम किया। अब इसके जरिए कमजोर लोकसभा सीटें हैं उन पर पार्टी को मजबूत करने का प्लान भी रहेगा। यानी कि लोगों को ये तो समझाया जाएगा कि विकास किया जा रहा है, किस तरीके से किया जा रहा है। क्योंकि लोकसभा चुनाव भी नजदीक है, उसमें कहां कहां कौन कौन सी खामियां रह गई हैं, वो कौन कौन सी कमजोर सीटें हैं, उन पर भी पूरी बारीकी से प्लान किया जाएगा। 9 साल की उपलब्धियों को लेकर बीजेपी जनता के सामने आएगी, महाजनसंपर्क करेगी, उनसे अभियान चलाया जाएगा। अभियान चलाने का सीधा मकसद यही होता है कि जनता से भी जाओगे, जनता की सुनोगे, जनता से जानोगे और अपने विचार, उनके विचार क्या है उनको समझोगे। तो 9 साल बेमिसाल ये एक तरफ है, लेकिन अब इन 9 सालों को आगे बढ़ाने की जो योजना है वह कहीं ना कहीं बीजेपी अभी से प्लान कर रही है। क्योंकि 2024 देखिए अब ये 9 साल योजनाएं कौन कौन सी हैं ये आप समझ लीजिए। 15 अगस्त 2000 जनधन योजना जो है इसकी बात कर ली जाए, हम आपको लगातार दिखा रहे हैं ये योजना है इसकी बात। और जनधन योजना के तहत कहीं ना कहीं ये देखिए आप
ये जो योजना चलाई जा रही है, इन योजनाओं से किस तरीके से बेमिसाल 9 साल को बनाया गया, ये तमाम योजना आपकी टीवी स्क्रीन पर हम रख रहे हैं। 15 अगस्त 2024 को जनधन योजना चलाई गई थी। इस योजना का जो मकसद था वो ये था कि आप लोन यहाँ पर ले पाएंगे और वो लोन जो है कहीं ना कहीं आपको सस्ते में मिलता है। इधर देखिए, स्वच्छ भारत मिशन योजना, जी हाँ, इसकी तो सभी ने तारीफ की थी और खुले मन से तारीफ हुई थी कि स्वच्छ भारत मिशन योजना। इसके अलावा आपको ये भी बता दें कि 2 अक्टूबर 2014 को यहाँ पर स्वच्छ मिशन योजना की शुरुआत की गई थी। देखिए 9 साल बेमिसाल किस तरीके से हो रहे हैं और बीजेपी कितनी उत्साहित है, तमाम जानकारी के साथ हमारे संवाददाता दीपक इस वक्त बने हुए हैं। दीपक, देखिए 9 साल बेमिसाल, लगभग 1 महीने तक महाजनसंपर्क अभियान चलेगा, जरा जानकारी आप भी दीजिए दीपक। बिल्कुल दीपिका, और देखिए आज ही के दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब 2014 के बाद जब 2019 में शपथ ली थी तो वो आज ही का दिन था, 7 बजे राष्ट्रपति भवन में। उसके बाद भव्य तरीके से बीजेपी अब इस पे जुट गई है महाअभियान के तहत। देखिए, और सबसे बड़ी बात है कि कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अजमेर में एक बड़ी रैली को संबोधित कर रहे हैं। ये कहीं ना कहीं दिखाता है कि बीजेपी ने 2024 की जो तैयारियां हैं वो शुरू कर दी है। हालांकि आपने हमारे दर्शकों को स्क्रीन पे दिखाया था किस तरीके से जो जनधन योजना है उसके अकाउंट खोले गए थे। उसके बाद जिस तरीके से कोरोना काल में 500 रुपये हर महिलाओं को हर महीने आते थे, उसका भी बेनिफिट खुद पार्टी लेगी। उसके बाद देखिए, अगर बात की जाए तो जितने भी मोर्चे, चाहे वो युवा मोर्चा हो, चाहे एससी मोर्चा हो, चाहे किसान मोर्चा हो, उनको कहा गया है कि आप, किसान मोर्चा को कहा गया कि आप किसानों के बीच में जाइए और सरकार की उपलब्धि बताइए। वहीं अगर बात की जाए तो जितने भी सांसद है, जो लोकसभा सांसद है, उनको कहा गया कि आप अपने क्षेत्र में जाइए और सभी घरों पे पैम्पलेट लगाइए, प्रचार प्रसार कीजिए, जो सरकार की, जो केंद्र सरकार की जो महत्वपूर्ण योजनाएं हैं उनको आप बताइए। तो ये पूरा मेगा प्लान है। उसके बाद देखिए, अगर बात की जाए तो खुद बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, गृह मंत्री अमित शाह जून में ही बंगाल का दौरा कर सकते हैं, जहां वो बड़ी रैली को संबोधित करेंगे। जिस तरीके से आपने ये बताया था कि करीब 50 से ऊपर रैली की जो पूरा प्रोग्राम है जो बीजेपी बना रही है, यानी कहीं ना कहीं बीजेपी 2024 को लेकर उसको पूरा आकलन करके तैयारी कर रही है कि किस तरीके से जो उसने 2014 से लेकर और अब तक जो उसने काम किए हैं, जनता के लिए जो काम किए हैं, वो कहीं ना कहीं जनता तक पहुंचाया जाए। हालांकि अगर बात की जाए तो देखिए, जिस तरीके से कोरोना काल में गरीबों को जो लाभ दिया गया था, उसके बाद जो चावल दिए गए थे, जो गेहूं दिए गए थे, उसका एक उदाहरण था कि उत्तर प्रदेश में बीजेपी दोबारा से सत्ता में आई थी। उसका फायदा हुआ था कि जब उसने मुफ्त में राशन बांटे थे। हालांकि उसमें मुफ्त की रेवड़ियों को लेकर बड़ा एक लगातार सुप्रीम कोर्ट तक मामला गया था, पर कहीं ना कहीं बीजेपी को फायदा हुआ था। और बीजेपी जानती है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक ऐसा फेस है जिसके बलबूते पर वो हर जगह चुनाव लड़ना चाहती है। चाहे अगर बात की जाए, देखिए अब ये कम से कम ये देखा जाएगा कि लगभग 1 महीने तक ये महाजनसंपर्क अभियान चलेगा, जिसमें जिम्मेदारियां भी दी गई हैं। 51 जनसभाएं, बड़ी जनसभाएं होनी है, रैलियां होनी है। देखिए, इसके अलावा हम ये भी समझ पाए दीपक, वो जरूरी भी हो जाता है क्योंकि 2024 नजदीक है। आप और हम चर्चा कर रहे हैं, जो कमजोर लोकसभा सीटें हैं उन पर ध्यान केंद्रित करना है। इसके अलावा पहले हम देखा जाए कि विधानसभा चुनाव भी नजदीक है, जो बीजेपी शासित राज्य है वहां पे भी और मजबूती के साथ खड़ा होना है। जो कांग्रेस के शासित राज्य हैं उन पर भी नजर गड़ाए हुए बीजेपी रह रही है। यानी कि कुल मिलाकर इस परसेप्शन से भी हम इसको देख सकते हैं। बिल्कुल दीपिका, और देखिए इससे पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि 147 जो लोकसभा सीटें हैं जो कमजोर हैं, चाहे वो यूपी का गाजीपुर ले लिया जाए या फिर आजमगढ़ ले लिया जाए या फिर जौनपुर ले लिया जाए, इस तरीके से कई ऐसी सीटें हैं। चाहे बंगाल की बात को लेकर इससे पहले भी गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में एक बैठक हुई थी, उसमें क्लस्टर के तौर पर बांटा गया था। कई केंद्रीय मंत्रियों को इसमें काम पे लगाया था, चाहे वो महेंद्र पांडे हो या फिर केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर हो, गजेंद्र सिंह शेखावत हो, एसपी सिंह बघेल हो, ऐसे कई मंत्री हैं जिनको क्लस्टर के तौर पर लोकसभा सीटें बांटी गई थी। कि किसी मंत्री को चार लोकसभा सीटें दी गई हैं तो किसी मंत्री को 2 लोकसभा सीटें दी गई है कि आपकी जिम्मेदारी है, आप जाइए, जहां जहां आपको दिक्कत लगता है वो आप हमें बताइए। आपको बता दूं कि रेड जोन के तहत उसको रखा गया कि जहां जहां जो सीटें हारी हुई है, जो 2019 में बीजेपी हार गई थी, उसको रेड कॉर्नर में रखा गया है कि कहीं ना कहीं पार्टी को भी लगता है कि उस पे मेहनत करने की जरूरत है। जो रेड बिल्कुल, और यही मेहनत जो है लगातार बीजेपी अब जुट गई है इस काम में। चलिए, बहुत शुक्रिया दीपक। अब अगली खबर का रुख करते हैं। राजस्थान में गहलोत और पायलट पर घमासान पर अब ब्रेक लगता है यहाँ पे नजर आ रहा है। जी हाँ, कैसे, आपको बता रहे हैं कि लगभग देर रात दिल्ली में जो बैठक हुई थी उसमें क्या फैसला लिया गया। फैसला हुआ, हाईकमान ने दोनों तरफ की दूरी को कम करने की बात कही। सीएम गहलोत से बड़ा दिल रखने को कहा गया। पायलट को अहम जिम्मेदारी सौंपने का आश्वासन दिया गया।
गहलोत पायलट दोनों साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगे। तो फिलहाल आपको बता दें कि लंबी जद्दोजहद के बाद आखिरकार अशोक गहलोत सचिन पायलट के बीच में जो ठनी थी, कहीं ना कहीं उस पर ब्रेक लगता नजर आया। हालांकि ये कहा गया था कि ये अंतिम कोशिश ही होगी, ये अंतिम कोशिश है जब सचिन पायलट को मनाया जाएगा, और ये कोशिश की गई है। हालांकि कुल मिलाकर जो तस्वीरें सामने आ रही हैं, जो खबरें सामने आ रही हैं, वो ये है कि सचिन पायलट अशोक गहलोत एक हो चुके हैं। लेकिन सवाल ये है, क्या मनमुटाव दूर हुआ है? जी हाँ, मनमुटाव दूर होना बहुत बड़ी वजह है, क्योंकि अशोक गहलोत सचिन पायलट के बीच में कहीं ना कहीं मनमुटाव की खबरें लगातार सामने आ रही थी। Upcoming Rajasthan Assembly election, Congress President and Rahul Gandhi ji had a detailed 4-hour long discussion with Ashok Gehlot ji and Sachin Pilot ji and in charge also. In this discussion, we have decided to fight election unitedly. Both of are in agreement that Congress party has to go together, and definitely we will win election in Rajasthan, because Rajasthan is very clear that Rajasthan is going to be a strong state for Congress party. We are going to win. Therefore, both the leaders, Ashok ji and Sachin ji, unitedly and unanimously agreed with the proposal of these things. This is what I want to tell. चलिए अब जब जानिए आपकी हाईकमान के साथ जो बैठक हुई थी उसमें आखिरकार हुआ क्या क्या कुछ उस बैठक में निकलकर सामने आया। चलिए जरा इस ग्राफिक के जरिए आप समझिए, ये ग्राफिक हम आपको दिखा रहे हैं कि हाईकमान के साथ जो बैठक हुई है उसमें हुआ क्या। पार्टी आलाकमान ने दोनों नेताओं की बात को सुना, लगभग 4 घंटे तक विचार मंथन चलता रहा। उसके बाद इन दोनों की बातों को सुना गया। राजस्थान विधानसभा चुनाव की प्राथमिकता बताई गई, क्योंकि हर हाल में राजस्थान कभी नहीं खोना चाहेगी, कांग्रेस इस पर फोकस था और ये बहुत जरूरी भी हो चलता है दोनों के लिए ही। अब ये कहा गया कि साथ में चुनाव लड़ने के लिए आप साथ आइए, मन बनाइए, क्योंकि यदि आप रूठेंगे, आप नाराज रहेंगे तो कार्यकर्ताओं पे इसका असर क्या होगा, उनका मनोबल टूटेगा। तो दोनों नेताओं के रोल पर कांग्रेस अध्यक्ष फैसला करेंगे, यानी कि अब आगे रोल क्या होगा इस पर फैसला होना अभी बाकी है। इधर मीटिंग में सचिन पायलट ने राजस्थान नहीं छोड़ने की बात कही थी, तो यह जानना बेहद जरूरी है, क्योंकि सचिन पायलट के लिए कहा जरूर गया होगा, उनको ऑफर जरूर दिया गया होगा केंद्र का, लेकिन यहाँ पर सचिन पायलट ने साफ कह दिया कि राजस्थान वो नहीं छोड़ेंगे। सचिन पायलट को प्रदेश अध्यक्ष बनने का ऑफर दिया गया, सचिन पायलट को प्रदेश अध्यक्ष बनने का ये ऑफर दिया गया था, ये भी जान लीजिए। यानी कि जो हाईकमान के साथ ये बैठक हुआ था और कहीं ना कहीं इस बैठक में कई संगठन में बदलाव किए गए। रवि सराफ हमारे संवाददाता लगातार बने हुए। रवि, देखिए लगातार हम देख पा रहे हैं कि 4 घंटे की लंबी जद्दोजहद हुई, उसके बाद ये निकल के आया ये दोनों साथ में है, यानी कि अशोक गहलोत सचिन पायलट साथ में, अब साथ में है या फिर तस्वीरों में ही साथ में है, ये जरा जानने की हम कोशिश करते हैं। रवि। नहीं, देखिए दोनों नेता साथ में हैं और साथ में आना मजबूरी भी है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी का आलाकमान नहीं चाहता है कि दोनों रास्ते जो है दोनों नेताओं के वो अलग अलग हो जाए, इसलिए दोनों नेताओं को साथ में रहना भी है। और सचिन पायलट भी देख रहे हैं कि अगर उनका भविष्य है तो कांग्रेस पार्टी के साथ ही और कांग्रेस पार्टी के साथ वो आगे बढ़ेंगे तभी वो उनका भविष्य है। पर कई सारे शर्त जो हैं सचिन पायलट की तरफ से रखे गए हैं। वो शर्त ये है कि जो वसुंधरा राजे सिंधिया पर लगातार भ्रष्टाचार के आरोप लगाए गए हैं और आरोपों पर कार्रवाई की मांग कर रहे हैं, वो कार्रवाई कब तक जो है अशोक गहलोत यानी कि प्रदेश के मुख्यमंत्री की तरफ से कार्रवाई की जाएगी, इस पर सुनिश्चित किया जाए। संगठन को मजबूत करने के लिए, क्योंकि सचिन पायलट की तरफ से भी कहा जा रहा है कि संगठन कमजोर हो चुका है, तो संगठन को मजबूत करने के लिए किसके हाथों में जिम्मेदारी होगी, चुनाव जब लड़ा जाएगा तो कौन जो है जिम्मेदारी लेगा पूरे चुनाव का, तो ये तमाम शर्तें जो है सचिन पायलट की तरफ से कांग्रेस आलाकमान के सामने रख दी गई है। और हमें देखना ये होगा कि आलाकमान की तरफ से क्या फैसला लिया जाएगा, क्योंकि लंबी मुलाकात चली है, तकरीबन 4 घंटे से ज्यादा वक्त तक प्रदेश के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत बैठे रहे, सचिन पायलट बैठे रहे, कांग्रेस पार्टी के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, दोनों नेताओं को सुना गया है और आश्वासन दिया गया है आलाकमान की तरफ से कि जल्द से जल्द। देखिए रवि, हम जो समझ पा रहे हैं, जो मसला था ना वो रोल को लेकर ही तो मसला था सारा,
कि रोल क्या होगा। हालांकि रोल की अभी भी उसको वेटिंग में रख दिया गया है। हालांकि संगठन को मजबूत करना पहली प्राथमिकता है, लेकिन दोनों के बीच जो बातचीत थी ना, जो झगड़े की असल वजह थी वो रोल ही तो थी। बिल्कुल, देखिए अब जिम्मेदारियों की बात है कि संगठन की जिम्मेदारी किसके पास रहेगी। अगर सरकार में अगर कोई बैठा हुआ है तो वो कितनी जिम्मेदारी लेता है, और जिन बातों को लेकर सरकार में आए थे, यानी कि जनता ने जिन बातों को लेकर कांग्रेस पार्टी को वोट दिया था, वो तमाम वादे जनता के साथ पूरे किए गए हैं या फिर नहीं किए गए हैं। और जो बार बार बात सचिन पायलट की तरफ से भ्रष्टाचार का कहा जा रहा है वसुंधरा राजे के लिए, तो उस पर कार्रवाई कब तक किया जाएगा, ये बात सुनिश्चित करें। तो ये तमाम बातें जो है सचिन पायलट की तरफ से रख दी गई है। अब कांग्रेस आला कमान को फैसला लेना है कि क्या रोल होने वाला है दोनों बड़े नेताओं का प्रदेश के चुनावों में, क्योंकि कांग्रेस पार्टी का आला कमान भी नहीं चाहता है कि किसी भी तरह का नुकसान इस वक्त कांग्रेस को उठाना पड़ जाए, क्योंकि बहुत क्रूशियल टाइम चल रहा है और लोकसभा से ठीक पहले विधानसभा का चुनाव होना। अगर पार्टी